हाय एफ लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों में से किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने जो भी देखा था वो सब कुछ फ्लैशबैक में था और उस फ्लैशबैक में विंग आईसीयू में था। यांग ली की डेथ हो चुकी थी और मैडम यू अब विंग से गुस्सा होने लगी थी और उससे नफरत करने लगी थी। साथ ही उसने अपने ग्रैंड चाइल्ड यानी कि जिनलिंग को किसी दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया था क्योंकि उसकी भी हालत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी। इसी के साथ 3 महीने बीत चुके थे। विंग अभी तक होश में नहीं आया था। वो आईसीयू में वैसा का वैसा ही पड़ा था, लेकिन कोई था जो उसे डेली विजिट करता था और उसके जो हॉस्पिटल बिल्स थे वो भी उसी ने क्लियर किए थे। वो कोई और नहीं, ने हुएसांग था। लगभग 3 महीने से डेली ने हुएसांग हॉस्पिटल आता था, विंग को विजिट करता था और उसकी अच्छे से ध्यान रखता था कि उसको जो कुछ भी मिलना चाहिए क्या वो प्रॉपरली मिल रहा है या नहीं। इन 3 महीनों में जांग्स ने एक बार भी विंग को नहीं देखा था। उन्होंने मानो विंग को ऐसे छोड़ दिया हो जैसे उनकी लाइफ में विंग कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। 3 महीने के बाद एक दिन सुबह विंग के हाथों में थोड़ी सी हलचल हुई थी, जिसको देख के डॉक्टर थोड़ा बहुत शॉक्ड तो हुए थे क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि विंग कोमा से इतनी जल्दी वापस आएगा, क्योंकि उसके आसार लग ही नहीं रहे थे कि वो वापस आ पाएगा। ऐसा लग रहा था कि कोमा में ही कहीं वो माइंड डेड ना हो जाए। इस मूवमेंट को देखने के बाद डॉक्टर्स अपना आगे का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। फाइनली 2 दिन के बाद विंग फाइनली अपने पूरे होश हवास में था, यानी कि वो अब अपने सेंस में आ चुका था। वो अपने चारों तरफ नज़र घुमाता है और देखता है कि उसके पास कौन कौन है। वो सिर्फ एक ही इंसान को अपने पास देखता है और वो था नी हुएसांग। और जैसे ही वो नी हुएसांग को देखता है तो उससे पूछता है, हुएसांग, जैनचैंग कहाँ है, मैडम यू कहाँ है, सिस्टर कहाँ है, क्या वो ठीक हैं, क्या उनका बेबी ठीक है। ऐसा कहते हुए विंग उठने की कोशिश करता है, लेकिन पिछले 3 महीने से जो एकदम बेहोश पड़ा था उसकी वजह से उसकी बॉडी में बिल्कुल भी जान नहीं थी कि वो उठ के बैठ सके। इसलिए डॉक्टर्स उसको उस वक्त साफ मना कर देते हैं कि वो उठ नहीं सकता। ऐसा कहते हुए डॉक्टर्स वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि वो समझ रहे थे कि विंग और हुएसांग दोनों को ही उनकी प्राइवेसी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हुएसांग खुद उन्हें बता सके कि उसके साथ क्या हुआ था और उसको जांग्स ने कैसे छोड़ दिया। डॉक्टर्स के रूम से जाते ही हुएसांग विंग के पास आता है और उसके हाथ को पकड़ के बोलता है, विंग, क्या तुम्हें कुछ याद है क्या हुआ था। विंग बोलता है, हाँ, हमारा एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता, मैं बेहोश हो गया था। सिस्टर ठीक तो है ना। ऐसा कहते हुए वो फिर से उठने की कोशिश करता है। हुएसांग उसके शोल्डर्स को पकड़ता है और बोलता है, ऐसे ही रहो विंग, उठने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को 3 महीने बीत चुके हैं। विंग अपनी आंखों को बड़े करते हुए बोलता है, क्या 3 महीने? मैं 3 महीने से यहाँ पे हूँ। हुएसांग बोलता है, हाँ, और पिछले 3 महीने पहले ही तुम्हारी सिस्टर की डेथ भी हो चुकी है। विंग को ये न्यूज़ जो हुएसांग ने अभी दी थी ना, वो एकदम ऐसी न्यूज़ थी जिसे सुनने के बाद शायद वो इस बात पे रिग्रेट कर रहा हो कि वो क्यों जिंदा था। इस न्यूज़ को सुनने के बाद विंग की आंखों से आंसू बड़ी बुरी तरीके से बह रहे थे। वो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था, लेकिन हुएसांग ने बोलना कंटिन्यू किया और उसको सब कुछ बताया जो कुछ उसके बेहोश होने के बाद हुआ था, यानी कि जैंग्स ने कैसे उसे छोड़ा, कैसे वो जिनलिंग को यहाँ से लेके गए और कैसे उन्होंने उससे उसका रिश्ता तोड़ दिया। विंग अब और भी जोर जोर से रोने लगा था। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इतना बुरा हादसा उसके साथ हो जाएगा, कि उसकी वजह से उसके सिस्टर की डेथ हो जाएगी। वो चाहता था कि अभी के अभी वो जंग मैंसन जाए और अपनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जितनी भी हुई थी उन्हें क्लियर करे, लेकिन डॉक्टर उसे बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते इस वक्त वहाँ से बाहर जाने के लिए, और ना ही हुएसांग उसे अलाउ करता है। 2 दिन तो कैसे तैसे विंग ने ऐसे ही निकाल लिए, लेकिन अब विंग बिल्कुल भी पेशेंस नहीं रख पा रहा था। उसको अभी के अभी जंग मैंसन जाना था। उसने हुएसांग से बोला, या फिर तुम मुझे लेके जाओ या फिर मैं खुद अकेले चले जाऊँगा। ऐसा कहते हुए विंग उठने लगा। उसने अपने हाथ में लगी हुई वो सिरिंज भी निकाल दी थी जिसके थ्रू उसको ग्लूकोज चढ़ रहा था। हुएसांग ने उसे रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन विंग अब सुनने वालों में से नहीं था। तभी डॉक्टर एंटर करते हैं। डॉक्टर
भी उसको अलाउ कर देते हैं कि वो जा सकता है, लेकिन उसे लास्ट एक बार अपने पूरी बॉडी को एग्जामिन करने देना होगा। ऐसा कहते ही विंग एग्री कर जाता है और वो बोलता है ठीक है, कितना टाइम लगेगा। डॉक्टर बोलते हैं ठीक है, हम 2 घंटे में सब कुछ काम कर लेंगे, लेकिन तब तक तुम अपने बेड पे ही रहोगे। ऐसा कहते हुए डॉक्टर वहाँ से बाहर चले जाते हैं और कुछ देर में ही विंग का एग्जामिन शुरू हो जाता है। लगभग 2 घंटे के बाद उसकी रिपोर्ट्स भी आ चुकी थी और सब कुछ नॉर्मल था। विंग और वेसांग दोनों ही अब जंग मैंसन की तरफ बढ़ चुके थे। भले ही वेसांग पहले से ही आइडिया लगा चुका था कि वहाँ जाके क्या होगा। वो बार बार कोशिश कर रहा था कि विंग को कैसे भी मना ले कि वो इस वक्त जंग्स के पास ना जाए, कुछ टाइम ले, कुछ सोचे, तब जाके जाए। लेकिन विंग अब सुनने वालों में से नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी 3 महीने हो चुके थे। इस गलतफहमी को जितना ज़्यादा टाइम देगा उतनी ज़्यादा ही बढ़ते जाएगी, ऐसा उसका मानना था। इसलिए विंग ने उससे जिद की कि मुझे बस जंग मैंसन जाना है तो जाना है। विंग की सारी बातें सुनने के बाद अब वेसांग भी उसके सामने हार मान चुका था और वो भी बोल देता है ठीक है, हम जंग मैंसन जाएंगे, लेकिन अगर उन्होंने एक पल के लिए भी तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया तो तुम एक पल के लिए भी वहाँ पर नहीं रुकोगे। ये सेंटेंस वेसांग ने उसको कोई पूछने के वे में नहीं पूछा था, उसने उसे ऑर्डर दिया था और इस बात पे विंग भी एग्री करता है। अब 5 मिनट के बाद वो जंग मैंसन पहुंच चुके थे। वो लोग लगभग 1.5 घंटे से ड्राइव कर रहे थे, जिसकी वजह से अब विंग बुरी तरीके से थकने भी लगा था, लेकिन फिर भी उसे जंग से बात करनी थी, इसलिए वो अपनी पूरी एनर्जी यूज़ कर रहा था ताकि अपने आप को वो एकदम ठीक रख सके। वेसांग ने गाड़ी को जैन मैंसन के आगे रोक दिया। अब विंग और वेसांग दोनों ही गाड़ी से बाहर निकले और बढ़ने लगे जैन मैंसन के दरवाजे की तरफ। जैसे ही उन दोनों ने दरवाजे के अंदर कदम ही रखा था कि तभी एक चिल्लाते हुए आवाज़ उनके कानों में आई और वो आवाज़ थी मैडम यू की। मैडम यू चिल्लाते हुए बोली, खबरदार विभूषण, खबरदार जो तुमने एक कदम और आगे बढ़ाया। सच बता रही हूँ, इस बार तुम अपने पैरों में वापस नहीं जा पाओगे। मैडम यू के चिल्लाने की वजह से जैन चेंग भी अपने रूम से बाहर आ चुका था और दूसरी तरफ विंग, जिसको इस शब्दों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा था, कुछ सेकंड्स के लिए वो ज़रूर रुका था, लेकिन उसके बाद उसने फिर से चलना स्टार्ट किया था, क्योंकि वो बस एक ही चीज़ सोच रहा था कि वो किसी भी तरीके से इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करेगा। वो जैसे ही अंदर जा रहा था वैसे मैडम यू फिर से बोलती है, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता है मैंने तुमसे क्या कहा? यहाँ से अभी के अभी जाओ विभूषण। लेकिन विंग एक बार भी अपने कदमों को नहीं रोका और वो फिर भी चले जा रहा था। कुछ कदम और चलने के बाद फाइनली विंग उन दोनों के सामने था और वो उन दोनों को समझाने की जैसे कोशिश करने ही वाला था, वो अपना मुंह खोलने वाला था, वैसे ही मैडम यू फिर से बोलती हैं, अब क्या चाहिए तुम्हें? अब कौन सी खुशियाँ बची हैं हमारे पास? हाँ, तुम जब से इस घर में आए हो तब से तुमने सारी की सारी खुशियाँ उजाड़ दी हैं मेरी। अब तुम्हें क्या चाहिए? बोलो विभूषण, क्या चाहिए तुम्हें? वो वेसांग की तरफ देखते हुए बोलती है, तुम यहाँ इसे लाए ही क्यों हो? क्या मैंने तुम्हें क्लियरली नहीं बोला था कि इसे मुझसे इतने दूर ले जाओ कि मैं इसकी शक्ल भी ना देख पाऊँ? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि अगर ये मरे या जिए मुझे इन्फॉर्म मत करना? तो तुम इसे यहाँ क्यों लेके आए हो? वो निये वेसांग की तरफ देखते हुए बोलती है। विंग फिर से कुछ बोलता, इससे पहले ही जैन चेंग भी भड़क चुका था और वो बोलता है, मेरी बहन को छीनने के बाद अब तुम्हें और क्या चाहिए विभूषण? माँ बोल रही है ना यहाँ से जाओ, तो मतलब यहाँ से जाओ। मैं नहीं चाहता कि जिस इंसान को मैंने बचपन से बहुत ज़्यादा प्यार किया है उस पर मैं आज हाथ उठाऊँ। चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अब फाइनली अपनी बात बोलते हुए विंग बोलता है, प्लीज़ प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लीजिए आप दोनों, प्लीज़। विंग इससे ज़्यादा कुछ कहता इससे पहले ही पास ही में रखे हुए बेबी कॉट में से बेबी की रोने की आवाज़ आती है। सभी का ध्यान उसकी तरफ चले जाता है और मैडम यू जल्दी से जाके उसे अपनी गोद में ले लेती हैं और उसे सहलाने लगती हैं और उसे चुप कराने की कोशिश करने लगती हैं। फिर जैन चेंग बोलता है, हम क्या सुने विंग, क्या सुने हम? तुम सुनो ना, सुनो उस बच्चे की रोने की आवाज़ जिसकी माँ को तुमने मार डाला है। ऐसा बोलते हुए विंग अब एकदम शॉक्ड हो चुका था, वो अपनी जगह में एकदम फ्रीज हो चुका था, एकदम ऐसा हो चुका था जैसे उसमें अब कोई जान ही ना बची हो। और एक पल के लिए वो खुद को भी ब्लेम करना स्टार्ट कर देता है कि शायद हाँ उसी ने उसकी माँ को मारा है। जैन चेंग एक फाइनल बार और बोलता है, अब मैं तुमसे लास्ट बार बोल रहा हूँ विभूषण, यहाँ से अपने पैरों में जाओ या फिर मैं तुम्हारे पैरों को चलने लायक नहीं छोड़ूंगा।
अब डिसीजन तुम्हें खुद लेना है। अगले 2 मिनट में अगर तुम यहाँ से नहीं निकले ना, अंजाम बहुत ज़्यादा बुरा होगा। ऐसा कहते हुए वो 2 कदम पीछे चले आता है। विंग जैनचेंग से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मुझे एक बार जिन्निंग को तो देखने दो। जैनचेंग बोलता है तुम उसके कुछ भी नहीं लगते, कोई नहीं हो तुम उसके लिए, तो तुम्हें उसे देखने का कोई अधिकार भी नहीं है। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना। वो आगे कुछ कहता इससे पहले ही निये हुएसांग विंग के पास आके बोलता है चुपचाप यहाँ से चलो विंग, मैं तुम्हें पहले भी बोल चुका हूँ, अगर इन लोगों ने एक बार भी तुमसे कुछ बोला तो तुम यहाँ पे 1 सेकंड भी नहीं रुकोगे। क्या तुमने इस बात पे एग्री नहीं किया था? ऐसा कहते हुए विंग बोलता है हाँ मैंने किया था, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ मुझे एक चांस दो, मैं इन्हें समझा सकता हूँ। वेसांग बोलता है तुम इन्हें क्या समझाओगे? समझाया उन्हें जाता है जो समझना चाहते हैं विंग, और इन दोनों में से कोई भी कुछ भी नहीं समझना चाहता। तो चुपचाप मेरे साथ चलो, और मैं भी ये तुम्हें लास्ट बार बोल रहा हूँ, वरना मैं तुम्हें खींचते हुए वहाँ से लेके जाऊँगा। विंग एक और बार लास्ट टाइम जैनचेंग और मैडम यू की तरफ अपनी प्लीडिंग आइज से देखता है, जैसे वो रिक्वेस्ट कर रहा हो प्लीज़ मेरी एक बात सुन लो। लेकिन उन दोनों ने ही अपनी नज़रें मोड़ ली थी, जैसे कि वो विंग की एक बात सुनने को तैयार ना हो। विंग समझ चुका था कि अब इन दोनों को समझाना उसके बस की बात नहीं है, इसलिए वो भी बैक स्टेप्स लेने लगता है, और कुछ दूर चलते ही वो टर्न होता है और चुपचाप उस घर से निकल जाता है। इसके बाद वेसांग ने विंग को अपनी कंपनी ज्वाइन करने की बात कही। विंग ने पहले तो इस प्रपोज़ल को रिजेक्ट किया, क्योंकि वो जानता था कि शायद वो उसका बेस्ट फ्रेंड है, इसकी वजह से उस पर दया कर रहा है। लेकिन उसके बाद जब ने मिंगजू ने खुद उसे ऑफ़र दिया, क्योंकि वो जानते थे कि विंग एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट है और उनके बहुत ज़्यादा काम आ सकता है, तो विंग ने उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया, और तब से वही पोस्ट कंपनी में काम कर रहा था। एज ए एम्प्लॉय उसने वहाँ पे ज्वाइनिंग की थी, और आज वो वहाँ के आर्ट डिपार्टमेंट का हेड था। इसी तरह उसकी लाइफ चल रही थी, और फ्लैशबैक भी यहीं पे बंद हो जाता है। प्रेजेंट टाइम में वेसांग अभी भी मैडम यू से क्वेश्चन करता है क्या याद नहीं है आपको, या आप भूल गई हैं? मैडम यू जो अपने थॉट्स में थी, और ये सारा फ्लैशबैक जो भी था वो उन्हीं के थॉट्स में चल रहा था। लेकिन वेसांग के इस क्वेश्चन ने उन्हें फिर से प्रेजेंट टाइम में लाके पटक दिया था। वेसांग फिर से पूछता है क्या आपको सच में कुछ याद नहीं है कि आपने क्या किया था, आपने किस तरीके से उसे छोड़ा था? वो तब भी मौत के मुंह में था और आज भी मौत के मुंह में है, तो क्यों फ़र्क पड़ रहा है आपको आज? क्योंकि रीज़न कोई और है। लेकिन तब क्या, तब कहाँ गई थी आपकी ये चिंता, ये वरीडनेस तब कहाँ थी, या आज आप दिखावा कर रही हैं? मैडम यू फिर भी अपने डिफेंस में बोलने के लिए तैयार थी, और उन्होंने बोला उस सब के लिए मेरे पास कारण था। मैंने अपनी बेटी को खोया था, और बेटी को खोने का जो दुख था ना, वो मुझे इस तरीके से ले डूबा था कि मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या कर रही हूँ। और विंग किस हालत में है मुझे उस वक्त कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन आज फ़र्क पड़ता है। मैडम यू ने अपनी दबी हुई आवाज़ में बोला। लेकिन वेसांग ने उससे बोला झूठ, एकदम झूठ। आपको तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, आपको आज भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो आप कारण बता रही हैं ना मैडम यू, ये एकदम गलत है, क्योंकि ये कारण कभी था ही नहीं। कारण कुछ और था, और ये शायद आप मुझसे बेहतर जानती है। क्या आप नहीं जानती कि कारण क्या था? मैडम यू की आंखें बड़ी हो चुकी थी, और वो अब डायरेक्टली वेसांग की आंखों में देख रही थी, और जैसे वो उन आंखों से पूछने की कोशिश कर रही हो क्या वो सच जानता है। वेसांग बोलता है हाँ मुझे सब कुछ पता है, एटलीस्ट इतना तो पता ही है जितना कोई और नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ। वेसांग को अब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि उसके आसपास और कौन है। वो अपना बोलना कंटिन्यू करता है, और वो बोलता है क्या ये सच नहीं है कि विंग के अलावा अगर कोई और बच्चा आपके घर में लाया जाता और रब्त करके, तो आप उसे अपने बच्चे की तरह पाल रही होती, वैसे ही ट्रीट कर रही होती जैसे कि आपने जैनचेंग को किया था। लेकिन विंग के मामले में ऐसा नहीं किया आपने, और कारण थी विंग की माँ जांगशे शेरन। क्या मैंने कुछ गलत कहा मैडम यू? वो एकदम शार्प केस के साथ मैडम यू की आंखों में देख रहा था। मैडम यू की आंखें इतनी बड़ी हो चुकी थी कि जैसे मानो वो फटने को तैयार हो, और वो बस ये सोची जा रही थी कि वेसांग को जांगशे शेरन के बारे में कैसे पता है, और कैसे पता है कि उसी की वजह से मैं विंग से इतनी नफरत करती हूँ। ओके, तो अब इन लोगों की जो स्टोरी है ना छोटी सी, मैं उसे भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक्चुअल में जांगशे शेरन और मैडम यू बचपन से ही काफ़ी अच्छी फ्रेंड्स थी, मतलब अच्छी नहीं बहुत अच्छी फ्रेंड थी, बेस्ट फ्रेंड टाइप की थी। लेकिन जैसे ही ये कॉलेज में एंटर करते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे उनके सीनियर्स थे 2 लोग, यानी कि जेन फेंगमियान
और वी कांगशी, ये दोनों ही इन दोनों के सीनियर थे। लेकिन उन दोनों में से एक को मैडम यू जानती थी, और वो इसलिए जानती थी क्योंकि उनके बिजनेस के चलते उन दोनों की शादी पहले ही फिक्स हो चुकी थी। यानी कि मैडम यू और जेन फेंगमियांग की शादी पहले ही फिक्स हो चुकी थी। लेकिन जेन फेंगमियांग ने कभी भी मैडम यू की तरफ ध्यान नहीं दिया और वो धीरे धीरे जान से सेरेंग की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। दूसरी तरफ जेन फेंगमियांग ये नहीं जानता था कि उसकी शादी किसके साथ फिक्स हुई है। इवन दो उसने ये भी सोचा था कि अगर टाइम आने पे उसे मौका मिले तो उस शादी को तोड़ देगा, क्योंकि उसने अभी तक मैडम यू को भी नहीं देखा था और ना ही उसे ये पता था कि उसे इस शादी से क्या प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि वो एक बच्चा ही था उस टाइम पे। तो उसे नहीं पता था कि बिजनेस में उस शादी का कितना इम्पोर्टेंस है। लेकिन मैडम यू पहले से ही जानती थी कि उसका रिश्ता जेन फेंगमियांग के साथ फिक्स हुआ था। और जैसे ही वो कॉलेज में देखती हैं उसका सून टू बी हस्बैंड किसी और के पीछे भाग रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा एंग्री फील करने लगती हैं और वो जेलस फील करने लगती हैं जान से सेरेंग से। धीरे धीरे उन लोगों की दोस्ती भी टूटने लगती है। जान से सेरेंग नहीं जानती थी कि इसका रीज़न क्या है, लेकिन मैडम यू ने जान से सेरेंग से एकदम दूरियां बनाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उनकी वजह से उसके और उसके होने वाले पति के बीच में दूरियां आ रही थी। दूसरी तरफ जान से सेरेन और वी कांगशे के बीच में एक अलग ही रिश्ता बन रहा था, और कुछ टाइम के बाद ही वी कांगशे ने जान से सेरेन को प्रपोज कर दिया शादी के लिए, और उसने भी खुशी खुशी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन इस सब के बीच कोई और था जो ये सब कुछ देख के बहुत ज़्यादा टूटा हुआ था। वो था जेन फेंगमियांग। वो इस सब को देख के बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में था, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका बेस्ट फ्रेंड ही उसके प्यार को उससे छीन लेगा। भले ही वो कभी जेलस फील नहीं किया, उसने कभी उसे गुस्सा भी नहीं आया, लेकिन उसका दिल भी टूटा हुआ था। दूसरी तरफ मैडम यू की जो फैमिली थी वो भी अब जंग्स पे प्रेशर डालने लगी थी शादी के लिए। अगले 4 महीने के बाद ही उन दोनों की शादी हो चुकी थी, यानी कि मैडम यू और जेन फेंगमियांग की। इसी के साथ कुछ टाइम के बाद जान से सेरेन और वी कांगशे ने भी शादी कर ली थी। उन लोगों की शादी को लगभग 4 साल हो चुके थे, और उन लोगों के पास एक छोटा सा बेबी भी था जो कि अभी सिर्फ 2 साल का था। लेकिन एक दिन वो दोनों लेट नाइट पार्टी से लौट रहे थे, तो तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ और वो दोनों ऑन द स्पॉट मारे गए। और दूसरी तरफ विंग जो था वो अब अकेला पड़ चुका था। जेन फेंगमियांग को जैसे ही ये सब कुछ पता चलता है, वो विंग को अडॉप्ट कर लेता है, और तब से ही विंग उनके पास रह रहा था। और जैसे ही मैडम यू को पता चलता है कि ये जान से सेरेन का बेटा है, तो वो उससे नफरत करना स्टार्ट कर देती हैं। उसने कभी भी उसे अपने बच्चे की तरह ट्रीट नहीं किया, और ना ही उसे वो प्यार दिया जो कि एक बच्चे को उसकी माँ की तरफ से मिलना चाहिए। हाँ, वो उसके ऊपर प्राउड फील जरूर करती थी जब कभी भी किसी स्टेज से उसका नाम लिया जाता था, उसके फर्स्ट प्राइज़ के लिए उसे अनाउंस किया जाता था, तो वो उसे प्राउडली क्लैप जरूर करती थी, लेकिन वो भी सिर्फ पब्लिकली लोगों को दिखाने के लिए। लेकिन उसके अलावा उसने कभी भी विंग की तरफ कोई भी लव, कोई भी अफेक्शंस नहीं दिखाए थे। तो चलिए हम अब अपनी स्टोरी पे दोबारा से आते हैं। वे सांग लगातार मैडम यू से क्वेश्चन किए जा रहे थे, और उसके साथ खड़ा हुआ जेन चेंग बस ये सोचे जा रहा था, क्या ये सब कुछ सच में ऐसा ही था? क्या यही रीज़न था जो कि मॉम विंग से इतनी नफरत करती थी? वे सांग को जब मैडम यू की तरफ से कोई भी आंसर नहीं मिलता, तो वो बोलता है, कोई आंसर नहीं है ना आपके पास? कैसे होगा? क्या ये रीज़न कोई वैलिड रीज़न होता है क्या किसी बच्चे से नफरत करने के लिए? अगर आपका रीज़न वैलिड होता ना, तो आपके पास अभी आंसर भी होता, लेकिन आपके पास तो रीज़न ही नहीं था। आपका रीज़न इनवैलिड था। मैडम यू की आंखों से एक आंसू गिर चुका था, और वो बोलती हैं, ये रीज़न कोई इनवैलिड रीज़न नहीं था। अगर आपके पति से आपको बिल्कुल भी प्यार ना मिले, वो बस सोशली आपके साथ हमेशा ऐसा ही बिहेव करे जैसे वो आपके साथ खुश हो, लेकिन एक्चुअल में आपके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है, आपकी कोई केयर नहीं है, कोई चिंता नहीं है, तो आप क्या करेंगे? बताओ मुझे वे सांग, क्या तुम्हें पसंद आता है जब विंग लान वांग जी की तरफ अट्रैक्ट हुआ था? क्या तुम्हें पसंद आया था? क्या तुम्हें अच्छा लगा था जब तुम्हें पता चला था कि लान वांग जी ने विंग को प्रेग्नेंट कर दिया और विंग उसके बेबी को कैरी किए हुए घूम रहा है? पूछो अपने दिल से, क्या तुम्हें खुशी महसूस हुई थी? वे सांग भी एक पल के लिए एकदम चुप खड़ा हो चुका था, क्योंकि वो भी जानता था कि उसे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई थी उस वक्त, जिस वक्त उसने सुना था कि विंग वांग जी के बच्चे से प्रेग्नेंट है। लेकिन अगले ही पल वे सांग फिर से बोलना स्टार्ट करता है, हाँ सही कहा आपने,
नहीं हुई थी मुझे खुशी और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। तब जब मैंने सुना था कि विंग इस लान वांगजी के बच्चे को कैरी किए हुए घूम रहा था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं था ना कि मैं उस बच्चे से नफरत करूं या विंग से नफरत करूं। बताइए मुझे, क्या इसके बाद भी आपको लगता है कि आपको अधिकार है यहाँ पे आने का? अगर आपको अधिकार है तो लान वांगजी को भी है। ऐसा कहते हुए वेसांग एकदम चुप हो चुका था। मैडम यू कुछ कहती इससे पहले ही जैन चैंग बोल पड़ता है और बोलता है, वो सही कह रहे हैं मॉम, अगर हमें अधिकार है, इतना सब कुछ गलत करने के बाद अगर हमें अधिकार है तो उसे भी है। इस बात को हम लोगों को यहीं पे छोड़ देना चाहिए। हम यहाँ पे ये तय करने नहीं आए हैं कि किसका क्या अधिकार है। हम यहाँ पे विंग के लिए आए हैं, तो हमें सभी को मिलके इस वक्त उसके लिए प्रे करना चाहिए, ना कि एक दूसरे से लड़ना चाहिए। ये कहते हुए जैन चैंग पास ही में रखे हुए एक कुर्सी पर बैठ जाता है। वेसांग अब टर्न होता है वहाँ से जाने के लिए, लेकिन जाते वक्त वो देखता है लान वांगजी को। वो टो टू हेड पूरा लान वांगजी को देखता है और वो देखता है कि लान वांगजी का जो इस वक्त ड्रेसअप था ना, वो जिस हालत में आया था ना, वो एकदम स्ट्रेंज था, क्योंकि इससे पहले लान वांगजी को इस हालत में किसी ने भी नहीं देखा था। उसके पैरों में होम स्लीपर्स थे, उसके हाथों की बाजुओं के बटन अनबटन थे, उसके नेक की टाई ऐसी थी जैसे कि वो खाली नाम मात्र लटकाई गई हो, उसका वहाँ पे कोई काम ही नहीं हो। उसके आँखें एकदम सैलन थी, रेड थी रोने की वजह से, और कोई भी ये अंदाज़ा लगा सकता था कि वो बुरी तरीके से रोया है। उसके सर के बाल जो हमेशा एक स्टाइलिश तरीके से रहते थे, अब एक पूरी तरीके से मेस्ड अप थे। ऊपर से नीचे तक देखा जाए तो लान वांगजी एकदम मेस्ड अप था। उसे देख के कोई भी ये कह ही नहीं सकता था कि वो एक प्रोफेशनली ड्रेस्ड रहने वाला पर्सन होगा। वेसांग उसे देखते हुए बोलता है, ये मत समझना कि मैं तुम्हें एक और चांस दे रहा हूँ विंग की लाइफ में आने के लिए। ये तुम्हारे पास लास्ट टाइम है जब तुम विंग के पास आ सकते हो। इसके बाद मैं तुम्हें उसके आसपास भी नहीं आने दूंगा। आज का दिन, बस आज का दिन अगर उसकी लाइफ का अच्छा दिन रहा, उसकी किस्मत ने उसका साथ दिया, तो वो हमारे साथ रहेगा। अगर नहीं रहा तो मैं नहीं जानता क्या होगा, लेकिन अगर वो जी गया ना, तो याद रखना तुम्हारा साया भी मैं उसके आसपास नहीं पड़ने दूंगा। ऐसा कहते हुए वेसांग वहाँ से जा चुका था। वो कुछ कदम चला ही था कि तभी वो देखता है सामने से वैन किंग दौड़ के आ रही है, मानो कुछ बहुत ज़्यादा बुरा हो चुका हो और वो उसको रोकने की कोशिश करने के लिए वहाँ जा रही हो। वैन किंग को इतनी तेज रफ्तार में दौड़ता आते हुए देख वहाँ खड़े सभी के सभी एकदम अपनी जगह पे फ्रीज हो चुके थे। उन्हें नहीं पता चल रहा था कि वो इस तरह क्यों दौड़ रही है। वो दौड़ते हुए उन सभी के सामने से आईसीयू रूम में चली गई थी, लेकिन वहाँ पे खड़े इंसान खड़े के खड़े रह चुके थे। जैसे ही वो आईसीयू के अंदर पहुँचती है, वो देखती है विंग की बॉडी पूरी तरीके से शिवर कर रही थी। उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। वो अपने सांस लेने की जो स्पीड था उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, जैसे मानो वो ज़बरदस्ती सांस लेने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसे सांस पहुंच ही नहीं रही हो। वैन किंग जल्दी से जाके विंग के सर के नीचे रखे हुए उस पिलो को हटाती है और उसको सीपीआर देना स्टार्ट करती है। लगभग 2 मिनट तक कंटिन्यूसली सीपीआर करने के बाद विंग की ब्रीथ अब नॉर्मल हो चुकी थी, साथ ही साथ उसके वाइटल्स भी नॉर्मल थे। वैन किंग ने जैसे ही विंग के वाइटल्स को देखा तो वो एक चैन की सांस लेती है और बोलती है, थैंक गॉड तुम अभी तक ठीक हो। ऐसा कहते ही अब वो अपने सीने में हाथ रखते हुए बोलती है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अब वो धीरे से अपनी आंखों को खोलती है और विंग की तरफ देखती है, तो वो देखती है कि विंग धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल रहा था। अगले 2 मिनट के बाद विंग पूरी तरीके से अपने होश में आ चुका था। वो धीरे से पूरे रूम को एग्जामिन करता है और देखता है कि वो अपने घर में नहीं है। तो वो उससे पूछता है, यानी कि वैन किंग से पूछता है, क्या मैं हॉस्पिटल में हूँ? वैन किंग बोलती है, नहीं, मैं तुम्हारे घर में हूँ। वैन किंग बोलती है, इतनी रात में तुम मुझे देख रहे हो तो ऑफकोर्स तुम यहीं पे होगे ना, हॉस्पिटल में ही होगे ना। ऐसा कहते ही वो उसको सब कुछ बता देती है कि कैसे वो यहाँ पे आया। वैन किंग की बात सुनते सुनते विंग को अपने पेट में एक अजीब सा पेन शुरू होने लगा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये किस तरीके का पेन है। वो वैन किंग से बोलता है, वैन किंग मुझे दर्द हो रहा है, मुझे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ चीज़ है जो बहुत बुरी तरीके से मुझे चुभ रही है। वैन किंग बोलती है, क्या?
लेकिन डिलीवरी के टाइम पे तो ऐसा कुछ भी फील नहीं होता। वैन किंग सडनली याद करती है कि उसका ऑपरेशन है। वो बोलती है, क्या हुआ विंग? तुम्हें कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हारे पेट में कुछ अनवांटेड चीज़ है जो तुम्हें बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करा रही है। विंग बोलता है, हाँ एग्जैक्टली ऐसा ही। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत मोटी सी चीज़ मेरे पेट में चुभ रही हो और वो बस बाहर आने के लिए तैयार हो। ऐसा लग रहा है जो कि वो अभी पेट फाड़ेगा और बाहर आ जाएगा। वैन किंग समझ चुकी थी कि उसके बेबी को, जो अभी तक कंफर्टेबल पोजीशन में था, उसको लो ब्रीथ की वजह से अनकंफर्टेबल फील होने लगा है और अब वो किसी भी हालत में बाहर आना चाहता है, इसलिए वो वहाँ पे मूव करने लगा है। बेबी के इस मूवमेंट को देखने के बाद वैन किंग को थोड़ा सा रिलीफ फील होता है, क्योंकि उसको लगने लगा था कि कहीं ना कहीं अब बेबी भी एफर्ट्स डाल रहा है बाहर आने के लिए, लेकिन वो श्योर नहीं थी कि वो इस ऑपरेशन में सक्सेस रहेगी या नहीं। वैन किंग विंग की तरफ देखती है और बोलती है, क्या तुम अभी के अभी ऑपरेशन करवाना चाहोगे विंग? विंग बोलता है, लेकिन वो तो कल होने वाला था ना। वैन किंग बोलती है, हाँ वो कल होने वाला था, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अगले 1 घंटे में ही उसको स्टार्ट करना होगा। विंग बोलता है, हाँ ठीक है तुम कर सकती हो। विंग के वॉइस में सैडनेस क्लियरली विजिबल थी, क्योंकि वो जानता था कि इस ऑपरेशन के बाद उसके साथ क्या हो सकता है। लेकिन वो एक लास्ट बार वैन किंग से रिक्वेस्ट करता है, क्या वो इससे आगे कुछ बोलता। वैन किंग बोलना स्टार्ट करती है, हम ऑलमोस्ट सभी को बुला चुके हैं, तुम जिससे चाहो उससे मिल सकते हो। मैं अगले 1 घंटे के बाद तुम्हें ऑपरेशन रूम में लेके जाऊंगी। ऐसा कहते ही वैन किंग वहाँ से बाहर आ चुकी थी और वो बाहर खड़े सभी लोगों को इन्फॉर्म करती है कि विंग अभी ठीक है, अगले 1 घंटे में उसका ऑपरेशन करना होगा, इसलिए आप लोग एक एक करके उसके पास जा सकते हैं। लेकिन हाँ, उसके सामने कुछ ऐसा मत कहिएगा जिससे उसे रोना पड़ जाए, क्योंकि अगर वो रोएगा तो उसकी सांस फूलेगी और उसकी सांस फूलेगी तो उसके बेबी को और भी अनकंफर्टेबल फील होने लगेगा। इस बात को सभी समझ चुके थे और सबसे पहले जैन जंग और मैडम यू रूम के अंदर एंटर करते हैं। उसी के साथ लान वांग जी और न्यू हेसांग भी एक साथ एंटर करते हैं। विंग जैसे ही इन चारों को देखता है, उसे लगता है जैसे कि वो इन सभी को देखना चाहता था, लेकिन वो वेसांग से पूछता है, युवान कहाँ है वेसांग? वेसांग बोलता है, एक्चुअल में वो बहुत ज़्यादा थक चुका था और डर भी गया था, इसलिए मुझे नहीं लगा कि उसे हॉस्पिटल में होना चाहिए, इसलिए उसे मैंने वैनिंग के साथ उसके घर भेज दिया है। अगर तुम कहो तो मैं उसे बुला लेता हूँ। विंग बोलता है, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, वो ठीक रहेगा वहाँ पे, उसे हॉस्पिटल में नहीं होना चाहिए, छोटे बच्चों के लिए हॉस्पिटल एकदम भी सेफ जगह नहीं है। ऐसा कहते हुए वो अब उन चारों की तरफ से मुंह मोड़ लेता है, जैसे कि उन चारों को अब वो देखना नहीं चाहता है। लेकिन कुछ ही देर के बाद रूम का दरवाज़ा दोबारा से ओपन होता है और वहाँ पे युवान दौड़ते हुए आता है और वो डायरेक्टली विंग के पास जाके बोलता है, डैड आप ठीक तो हैं ना? आपको कहीं पेन हो रहा है क्या? आप तकलीफ में हैं क्या? वो 1000 क्वेश्चन और पूछ देता है इसी टाइप के। विंग बोलता है, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ बनी, मैंने तुम्हें जो देख लिया है, तुम्हें देखने के बाद तुम्हें पता है ना मेरी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। ऐसा कहते हुए विंग थोड़ा सा टर्न होता है और युवान की फोरहेड पे एक स्वीट सा किस कर देता है। वेसांग पूछता है विंग से, क्या तुम किसी और से भी कोई बात करना चाहोगे? विंग एक एक करके हर किसी की आंखों में देख रहा था और उसे हर किसी की आंखों में एक अजीब सा गिल्ट नज़र आ रहा था, लेकिन वो अब क्या कर सकता था और वो नहीं चाहता था कि वो लास्ट टाइम कोई ऐसे शब्द सुने जिसको सुनने के बाद उसे खुद भी बहुत बुरा फील होने लगे। इसलिए वो बोलता है, नहीं बस युवान के अलावा बाकी सब यहाँ से चले जाओ। ऐसा कहते ही वो सभी लोग वहाँ से बाहर निकल चुके थे। 1 घंटा निकल चुका था, युवान विंग के पास ही था और अब वैन किंग रूम में एंटर करती हैं वार्ड बॉयज़ और नर्स के साथ। इसी के साथ वो पूरी प्रिपरेशंस करके आ चुकी थी ऑपरेशन की और वो नर्स और वार्ड बॉयज़ दोनों को ही ऑर्डर करती हैं कि जल्दी से जल्दी विंग को ऑपरेशन रूम में शिफ्ट किया जाए। सुबह के 5 बजे हुए थे। विंग का ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका था। जैसे जैसे वक्त निकल रहा था, बाहर खड़े हर एक इंसान का दिल बैठा जा रहा था। वो नहीं जानते थे कि अभी अंदर से क्या खबर आएगी। हर कोई सिर्फ इसी चिंता में बैठा हुआ था कि क्या आज कुछ ठीक होगा या बहुत बुरा होगा। हर कोई बस यही सोच रहा था और युवान भी हर 5-5 मिनट में बस यही क्वेश्चन वेसांग से किया जा रहा था कि अंकल डैड अच्छे से तो वापस आएंगे ना, वो ठीक तो होंगे ना।
इसी के साथ वेसांग उसको समझाना स्टार्ट करता है, लिटिल बनी तुम जानते हो ना तुम्हारे डैड फाइटर हैं, वो ज़रूर फाइट बैक करेंगे और ज़रूर बहुत अच्छे से वापस आएंगे, टेंशन मत लो, वो तुम्हारे लिए एक प्यारा सा गिफ्ट भी साथ में लेके आएंगे। ऐसा कहते हुए वेसांग उसके फॉरहेड पे किस करता है और वेनिंग को इशारा करता है कि दोबारा से इसे घर लेके जाओ। वेनिंग भी वही करता है जो कि वेसांग के एंड से उसको इशारा मिल रहा था। इसी के साथ अब लगभग सुबह के 8 बज चुके थे। ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका था। अंदर से बच्चे की रोने की आवाज़ भी आ चुकी थी। लगभग आधे घंटे के बाद एक नर्स बेबी को बाहर लेके आती है और उसे एक नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर देती है और दूसरी तरफ कुछ नर्स और वार्ड बॉयज़ स्ट्रेचर को बाहर खींचते हुए लाते हैं और उस स्ट्रेचर में कोई और नहीं विंग था जो कि बेजान पड़ा हुआ था। कोई भी ये नहीं कह सकता था कि इसमें जान है या नहीं, लेकिन तभी वैन किंग बोलती है अभी वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं नहीं जानती कि ये कब तक ठीक रहेगा। ऐसा कहते हुए वो विंग को फिर से आईसीयू में शिफ्ट कर देती है। तो चलिए गाइस, आज के इस पार्ट को भी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई नो आजकल के जो पार्ट्स आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सैड हैं, लेकिन यार ये सैडनेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी के लाइफ और डेथ के बीच में जब हम झूलते हैं ना, तभी हमें लाइफ की जो एक्चुअल इम्पोर्टेंस होती है ना, वो समझ में आती है। और रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ ये एफएफ को सिर्फ एफएफ ही रहने दें, इसे सीरियसली ना लें, अपने लाइफ से कनेक्ट ना करें, क्योंकि ये एफएफ है यार, इसे हम जैसे चाहे वैसे मोड़ सकते हैं और रियल लाइफ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है जैसा कि इस एफएफ में दिखाया गया है। चलिए फिर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।